गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिलेजी स्टडी पॉइंट में। और आज हम लेके आए हैं गुप्तोत्तर काल या वर्धन वंश जो है 647 ईस्वी तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यभूति वर्धन ने की। तो चलिए वर्धन वंश के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। ये हरियाणा राज्य के करनाल जिले में थानेश्वर के राज्य में स्थित है। इसी की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने की और ये कब की थी? 6वीं शताब्दी में की थी। और प्रभाकर वर्धन ने इस राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा की एवं परम भटनागर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो किस राजा ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो प्रभाकर वर्धन। इनकी पत्नी का नाम यशोमती था। क्या था? यशोमती। और यशोमती के 2 पुत्र थे। एक था राज्यवर्धन। कौन था? एक राज्यवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन। और एक पुत्री थी क्या थी? राज्यश्री। पुत्री का नाम राज्यश्री था। राज्यश्री। जब राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा, क्योंकि वो बड़ा था, तो राज्यवर्धन जब गद्दी पर बैठा तो इसके शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ करता था? हूणों का आक्रमण होता था। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और इसने 647 ईस्वी तक शासन किया। इसकी बहन राजश्री की शादी कनौज के मौखिर वंश के शासक गृहवर्मा से हुई। राजश्री की शादी किससे हुई? गृहवर्मा से हो गई थी। लेकिन जो मलवा के शासक देवगुप्त ने कनौज पर, कहाँ के? कनौज के राजा थे, और कनौज पर चढ़ाई करके गृहवर्मा को मार दिया और राजश्री को बंदी बना लिया। लेकिन राजश्री कारागार से भाग निकली और सती होने के लिए जंगल में चली गई थी। उसी समय हर्ष ने दिवाकर मित्र नामक बौद्ध भिक्षु की सहायता से राजश्री को खोज निकाला और इसके बाद कनौज अप्रत्यक्ष रूप से थानेश्वर के अधीन आ गया था। हर्ष ने अपने प्रभुत्व से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध में हर्ष पराजित हुआ था। तो किसके साथ हर्ष पराजित हुआ था? तो हर्ष पराजित हुआ था पुलकेशिन द्वितीय से हर्ष पराजित हो गया था। और एक और पॉइंट है कि बंगाल का शासक शशांक, जिसने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फेंकवा दिया था, से हर्ष का संघर्ष हुआ। 1619 ईस्वी में शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल का भी अधिकार किस पे आ गया? हर्ष के पास आ गया। हर्ष ने कश्मीर में राजा के लिए एक राज्योचित पोशाक का प्रचलन किया, कि मतलब जो राजा होंगे उनके लिए कि राज्योचित पोशाक होना जरूरी है। हर्ष स्वयं विद्वान था और विद्वानों को संरक्षण प्रदान करता था। हर्ष ने स्वयं प्रियदर्शिका रत्नावली नागनंद की रचना की। बाणभट्ट इसके दरबारी कवि थे, जिसने हर्षचरितम एवं कादम्बरी की रचना की। तो किसने की थी हर्षचरित और कादम्बरी की रचना? हर्षचरित और कादम्बरी। तो की थी बाणभट्ट ने। बाणभट्ट।
क्लियर है पॉइंट। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हर्ष के पूर्वज शिव और सूर्य की आराधना करते थे। हर्ष ने महायान शाखा को राज्यश्रेय प्रदान किया। हर्ष के समय प्रयाग में प्रति 5 वर्ष बाद एक समारोह का आयोजन होता था और ह्वेनसांग छठा समारोह में सम्मिलित हुआ था। हर्ष के दरबार में मयूर और मतांग दिवाकर नामक कवि रहते थे। कौन कौन से कवि रहते थे? मयूर और मतांग दिवाकर नामक कवि रहते थे। हर्ष के दरबार में चीनी यात्री ह्वेनसांग 629 ईस्वी में आया और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में 150 वर्ष रहकर योग शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की और भारत में वो 15 साल तक रहा। कितने साल तक? 15 साल। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। वर्धन राज्य और राजधानी। तो वर्धन की जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी, मौखिर की कनौज थी, वाकाटाट की पुरिका थी, मैत्रक की वल्लभी थी। राजवंश और उसके संस्थापक। तो वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति, आप सभी को पता है। मौखरी वंश के संस्थापक विद्याशक्ति, वाकाटक वंश के ईशान वर्मा और मैत्रक भट्टार। कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की। उसने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो उसने अपनी राजधानी वैजयंती या वनवासी को बनाया। निम्नलिखित में वे अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? तो वो थे हर्षवर्धन। हर्षचरित्र की रचना किसके द्वारा लिखी गई? तो अभी बताया है बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र लिखी गई। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो ह्वेनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन ने किया था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक के नाम अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। प्रतापशील हुणहरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधि निम्न में से किसकी थी? तो ये प्रभाकर वर्धन की थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो उन्होंने कनौज स्थानांतरित की। शकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया है? तो यह हर्षवर्धन को कहा गया है। ह्वेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा है? तो हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था यानी हराया था? तो इसका है नर्मदा के। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो ये था कनौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो बाणभट्ट ने। क्या थी? हर्षचरित्र। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो ये करता था प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो यह हरियाणा में स्थित है। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? तो मौखिर नरेश गृहवर्मा के साथ हुआ था। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो गौड़ नरेश शशांक। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हर्ष संवत। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कनौज ले गया? तो हर्षवर्धन ले गए थे थानेश्वर से कनौज राजधानी। कनौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश। और थानेश्वर हरियाणा में स्थित था। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था
मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी थे, कहाँ के निवासी थे कवि बाणभट्ट? थानेश्वर के। नागानंद का रचनाकार कौन था? तो हर्षवर्धन थे। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कौन कौन से किया था? कनौज व प्रयाग में। नालंदा, रत्नावली और प्रियदर्शनी नाटकों के रचनाकार कौन थे? नाटककार कौन थे? तो हर्षवर्धन थे। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में ह्वेन-सांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है, या मुख्य कारण है? सीयू की रचना। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाली पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? वातापी या बादामी। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तुसुंग के पास एक राजदूत भेजा? तो हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के भारत मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का नाम क्या है, जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया? तो वान हवेन त्से। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ह्वेन-सांग। ह्वेन-सांग भारत में लगभग कितने साल तक रहा? तो 15 या 14। 15 भी बहुत जगह है और 14 भी। इसमें 15 नहीं है तो 14 राइट आंसर हम लगा सकते हैं। ह्वेन-सांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारक हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कराया? कनौज में। कुंभ मेले को आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका तो किसके? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की दान स्वरूप दी? तो हर्षवर्धन ने। रचना और उसके रचनाकार। हर्षचरित और कादम्बरी के रचनाकार हैं बाणभट्ट। नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक के जो रचनाकार हैं वो हैं भर्तृहरि। सूर्य शतक के रचनाकार हैं मयूर और प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागानंद के रचनाकार हैं हमारे हर्षवर्धन जी। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं है? तो कालिदास जो हैं वो हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं हैं। हर्षवर्धन और ये कालिदास किस में थे? गुप्त काल में थे। हर्षवर्धन ने किस नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया? कारण हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। तो इसका जो राइट आंसर है ए है। ए और आर दोनों ही सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि कथन ये सही है कि हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, उसने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था, सही है। सिंहनाथ सेनापति ये भी सही है। कुंतल सेनापति, अश्व सेनापति, यानी कि तीनों सही हैं। किस
किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। ये किसका कथन है? तो ह्वेनसांग। अग्रहार का अर्थ था, क्या था अग्रहार का अर्थ? तो है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। घाटी यंत्र तुला तंत्र का प्रयोग होता था, किस लिए होता था घाटी यंत्र और तुला तंत्र का प्रयोग? ये होता था खेत की सिंचाई के लिए। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ था जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/6 से 1/10। मोखरी शासकों की राजधानी थी कनौज। सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो ह्वेनसांग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।